हेलो प्यारे विद्यार्थी, वेलकम बैक टू आवर चैनल अकी गुरु क्लास में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि 14 फरवरी से आपका मैट्रिक का परीक्षा शुरू हो चुका है। मैं बार बार अपने वीडियो में इस 14 फरवरी का जिक्र इसलिए करता हूं कि कोई बच्चे ऐसे जरूर होंगे जिनके दिमाग से ये बात निकल जाए कि मेरा एग्जाम 14 फरवरी से, इसलिए मैं बोलने से बच्चे उनको याद आ जाएगा कि 14 फरवरी से एग्जाम है, समय बहुत कम है, पढ़ना बहुत आवश्यक चीज़ है। ठीक है, तो वीडियो के अंतिम समय तक बने रहिएगा। आपके वीडियो को स्किप करना बहुत बड़ा बच्चे आपके लिए रिस्की काम हो सकता है, इसलिए पूरा वीडियो को पूरा अंत समय तक देखिएगा क्योंकि सभी क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। 15 क्वेश्चन है बच्चे, लघु उत्तरीय प्रश्न है विज्ञान के। ये 15 प्रश्न मोस्ट एक्सेप्टेड लिया गया बच्चे, ऐसे एक्सेप्टेड प्रश्न जो आपको सीधा हु बहु एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिल सकता है बच्चे। हाथ जोड़ के बिल्कुल निवेदन करता हूं कि आपको पूरे वीडियो के अंतिम समय तक बना रहना बिल्कुल कंपलसरी है बच्चे, आपके अपने भविष्य के लिए। क्योंकि आपको पता है बच्चे, क्योंकि मैट्रिक की वो सीरी पहली स्टेज होती है बच्चे जो आपको सफलता की ओर पहुंचाती है, इसलिए पहला एग्जाम क्लियर कीजिए बहुत अच्छे स्कोर के साथ। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे चलेंगे। थोड़ी बहुत मोटिवेशनल बातें करना जरूरी होती है क्योंकि आपको बच्चे प्रेरणा बहुत कुछ सिखाती है बच्चे, मोटिवेशनल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखिए आज का फर्स्ट प्रश्न में चलते हैं बच्चे। जाने से पहले इतना कहेंगे बच्चे, जो बच्चे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे प्रेस कर ले और फटाफट अपने दोस्तों भाइयों बहनों के पास ये हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए। ठीक है, देखिए आज का पहला प्रश्न बच्चे, देखिए तारे क्यों टिमटिमाते हैं। इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट, जो कि अब पिछले बार एग्जाम में ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर 15 सब्जेक्टिव प्रश्न है और सब क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक भी क्वेश्चन को स्किप करना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आंसर देखिए, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। प्रश्न सुन लिए, अब आंसर सुनिए। जब तारे का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसे बढ़ते हुए अपवर्तनांक वाले माध्यम से गुजरना पड़ता है। इसके कारण तारों का प्रकाश लगातार पृथ्वी की त्रिज्या की तरफ मुड़ता जाता है। माध्यम के अपवर्तनांक में अनियमित उतार चढ़ाव होते रहते हैं, जिसके कारण तारों का प्रकाश कभी हमारी आंखों तक पहुंचता है और कभी नहीं पहुंचता है। इसके कारण ही हमें तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। देखिए ये जितने प्रश्न बचे ये पिछले बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप कलम कॉपी लेके बैठे और सभी क्वेश्चन को उतारते चलिए बच्चे। ठीक है, और आपको रिवीजन करना होगा। और देखिए ये क्लास का अगर आपको पीडीएफ चाहिए बच्चे तो आपको जो नीचे स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पे आपको मैसेज करके हाई मैसेज कर देना है। ठीक है, आपको इस नंबर से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नंबर बच्चे, आपको किसी भी प्रकार का पीडीएफ चाहिए तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आप समझ गए कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। दूसरा प्रश्न देखिएगा बच्चे, रेलवे के सिग्नल को प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है और अन्य रंग का क्यों नहीं। तो उत्तर सुनिएगा, जब 3 प्रकाश चिन्ह सिग्नल पर पड़ते हैं, ठीक है, तो लाल रंग की तुलना में सभी अन्य रंग अधिक मात्रा में प्रकिरणित होते हैं, इसलिए सबसे कम प्रकिरणित होने वाला रंग लाल रंग से चिन्हित परिबद्ध होता है। ये तो बच्चा दूसरा कैंसर। ठीक है, चलिए तीसरा देखिएगा, आंखों की सुग्राह्यता से क्या अर्थ है। देखिए आंखों की सुग्राह्यता का संबंध रंगों से है। आंखें किसी रंगों के लिए अधिक सुग्राही होती है और किसके लिए कम होती है। मतलब आंखों को अच्छा समझ, जैसे कहने का मतलब, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। आप कभी हॉस्पिटल गए तो होगे बच्चे, किसी न किसी कार्य के लिए जरूर गए होंगे। भगवान न करे आप में से किसी को कभी हॉस्पिटल जाना पड़े, लेकिन कभी ना कभी किसी भी चीज़ से संबंधित आपको जब अस्पताल जाना पड़े तो आप वहाँ पर देखोगे कि जितने भी पेशेंट हैं या फिर ऑपरेशन थिएटर है, यहाँ पर भी खुद जहाँ तक कि डॉक्टर भी जब किसी पेशेंट को ऑपरेट करता है तो वो ग्रीन कपड़े पहन के करता है। क्यों? ग्रीन रंग का विचलन सबसे कम होता है, पता है क्यों? क्योंकि वो पता है आंखों को ना देखने में बहुत सुटेबल होता है, बहुत अच्छा लगता है, आंखों को चुभता नहीं है। क्योंकि मरीज जो होता है वो जब लेटा रहता है, सोया रहता है, उसको जब वो पीड़ा में रहता है तो उसके शरीर को उतना भार नहीं पड़ना चाहिए बच्चे। ठीक है, जब वो आंखों से कुछ गहरे डार्क रंग को देखेगा तो उसे देखने में काफ़ी कठिनाई होगी, जिस कारण उसका मस्तिष्क चकरा सकता है, उसे बॉडी पर अनकंफर्टेबल होने लगेगी। इसलिए ग्रीन रंग को बच्चे, हरा रंग को इतना आसानी से दिया गया है, इसलिए पेशेंट लोग जो है ना, या फिर डॉक्टर लोग या फिर वहाँ के पर्दे ऑपरेशन थिएटर के सब हरे रंग के होते हैं क्योंकि उसे देखने में आसानी होती है। इसलिए आंखों की सुग्राह्यता का यही होता है अर्थ, की जिससे आंखों का संबंध जो है रंगों से है ताकि हमें देखने में आसानी हो। आई थिंक आपने ये तीसरा प्रश्न समझ गया होगा। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न देखिएगा आप। चौथा प्रश्न है, नेत्र का निकट बिंदु किसे कहते हैं। ठीक है, नेत्र का निकट बिंदु कैसे कहते हैं। उत्तर सुनिएगा, वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है उसे नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। किसी सामान्य दृष्टि के लिए यह दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है।
बहुत इजी प्रश्न था, आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा विद्यार्थी, हम वाहनों में उत्तल दर्पण का पश्च दर्पण के रूप में वरीयता क्यों कर देते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट क्यों देते हैं, महत्वपूर्ण क्यों देता है। पश्च दर्पण मतलब पीछे का दृश्य। ठीक है, उत्तर सुनिएगा, उत्तल दर्पण को पीछे का दर्पण के रूप में इसलिए वरीयता देते हैं क्योंकि यह सदैव सीधा होता है, प्रतिबिंब बनाता है, इनका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक होता है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। ठीक है, देखिए अगर मैं अपने भाषा में समझाऊँ तो आप आसानी से समझिएगा। एम्बुलेंस जो होता है, आप गौर किए होंगे, ऐसे लिखा रहता है। ठीक है, इधर से, सॉरी बच्चों, इधर से लिखा रहता है, ऐसे लिखा रहता है। ठीक है, देखिए दिखा देते हैं, AMBULANCE ऐसे लिखा रहता है ना बच्चों, एम्बुलेंस। तो इसे आप एम्बुलेंस में ऐसे उल्टा इसलिए लिखा रहता है क्योंकि जब आप इसे अपने मोटरसाइकिल या किसी भी वाहन के साइड मिरर में देखोगे तो ये एम्बुलेंस जो है वो सीधा करके दिखाएगा, और जब ये सीधा करके दिखाएगा तो आपको ऑटोमेटिक जो है आपको पता चल जाए कि पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, जिसे हमें साइड देना चाहिए। और भी उत्तल दर्पण के खास होते बात है कि पीछे के जितने भी बड़े से बड़े दृश्य को ये एक छोटे से सिमट करके, एम्बुलेंस को छोटे से सिमट करके ये दृश्य को एक उत्तल दर्पण में आसानी से दिखा देता है, और ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए छठा नंबर देखिएगा प्रश्न। छठा नंबर क्या है, प्रकाश पुंज क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। देखिए किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक होता है समांतर किरण पुंज, आप इसको कह सकते हो, ये सभी समांतर किरण पुंज है बच्चे। ठीक है, आप इसको ऐसे कह सकते हो। अभिसारी किरण पुंज, ठीक है, जो एक स्रोत से निकल के चारों दिशा में फैल जाए, जैसे बल्ब। ठीक है, समझ गए। और एक होता है अपसारी, जो कहीं और से आकर एक जगह पे मिल जाए। ठीक है, एक स्थान पे मिल जाए। ठीक है, ये अपसारी होता है। तो ये किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। आप समझ गए बच्चे। चलिए देखिए, आपको किसी भी प्रकार का अगर नोट चाहिए तो आपको इस नंबर पे मैसेज करना बहुत जरूरी है बच्चा। आप इस नंबर पे मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ये जो वीडियो क्लास चल रहा है इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि इसी का नहीं, किसी भी प्रकार का पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, अभी तक वहाँ पे इस नंबर से ढेर सारे बच्चे जुड़ चुके हैं और लाभ उठा रहे हैं। ठीक है, अभी भी एग्जाम में आने में आपके 15-20 दिन बाकी है बच्चे। 15-20 दिन में आप बहुत सारे पीडीएफ प्राप्त कर अपने एग्जाम के लिए अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, कौन सा पैसा लग रहा है बच्चे, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ दिया जा रहा है, तो आपको जुड़ने में कुछ नहीं जा रहा है बच्चे। जुड़ जाइए और अपने सभी भाइयों बहनों को भी जोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए 7वां नंबर देखिएगा, प्रश्न क्या है। 7वां नंबर प्रश्न क्या है विद्यार्थी, प्रश्न है विद्यार्थी कि पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं। कलम कॉपी लेके बैठे हैं, आई होप कि आप सभी विद्यार्थी कलम कॉपी लेके बैठे होंगे और मेरे प्रश्न को उतारते जा रहे होंगे। आंसर सुनिएगा, पार्श्विक विस्थापन से हम यह समझते हैं मेरे बच्चों, कांच की आयताकार सिल्ली से प्रकाश के अपवर्तन में आपतित किरण निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। देखिए आपको मैं फिगर बनाकर समझाने का प्रयत्न करता हूँ। एक सेकंड बच्चों। ठीक है, ये मान लो बच्चों कि कांच का आयताकार सिल्ली है, तो कांच का आयताकार सिल्ली के अपवर्तित किरण, अपवर्तन में आपतित किरण, जैसे ये जो किरण आ रही है ना बच्चे, ये किरण यहाँ से आपको ऐसे जाने के बाद जो है, ऐसे जाने के बाद, यहाँ से ऐसे जाने के बाद, ठीक है, ये ऐसे निकल जाए। ठीक है, ऐसे निकल जाए। ठीक है, तो इसे को निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी जो है ना बच्चे, ये जो लंबवत दूरी है, इसी को क्या कहोगे आप, पार्श्विक विस्थापन कहोगे। ठीक है, आई थिंक आप ये समझ गए होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 8वां नंबर प्रश्न, पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, क्यों। एक्चुअली बच्चे देखिए, आपने गौर किया होगा, जिसमें मैं आपको समझा दूं कि ये बाल्टी है। ठीक है, इसमें पानी भरा रहता है, ऐसे 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 करके पानी भरा रहता है। ठीक है, और मैं यहाँ से कलर चेंज कर देता ताकि आपको समझ में आए। अब गौर करना कि ये जो पेंसिल है, ये पेंसिल जब पानी में जाता है, यहाँ से, एक सेकंड बच्चों, इसको साफ कर देता हूँ। यहाँ से देखिए बच्चा, ये जो पानी है, इस पेंसिल को आप गौर करना, इस पेंसिल को सीधे ऐसे जाना चाहिए ना बच्चे, लेकिन ये ऐसे गया रहता है, ऐसे मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, इसको जाना चाहिए ऐसे, सीधे जाना चाहिए, लेकिन ये पानी में ऐसे मुड़ा हुआ रहता है। क्यों रहता है, तो इसका उत्तर सुनिएगा बच्चे, क्यों रहता है। इसलिए रहता है प्यारे विद्यार्थी कि जब पानी में लकड़ी का एक सीधा टुकड़ा डुबोया जाता है तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण वो मुड़ा होता है। किसके कारण, तो यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है। ठीक है, अपवर्तन हो रहा है, ध्यान रखना, प्रकाश के अपवर्तन के कारण वो मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। जैसे ही प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, ये सघन माध्यम है, और सघन से मतलब ये पानी वाला विरल। ठीक है, ये जितना भी विरल माध्यम में गई, वैसे ही लंब से मुड़ जाती है, जिस कारण लकड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। यही कारण है कि
पानी में लकड़ी या पेंसिल आपको तिरछी दिखाई देती है। और अपवर्तन के कारण ही जो है एक मछुआरा जब मछली पे निशाना लगाएगा तो जहाँ उसको मछली दिख रही है वो वहाँ नहीं लगाएगा, मछली के नीचे लगाएगा। कहाँ लगाएगा? मछली के नीचे लगाएगा, क्योंकि मछली जो है अपवर्तन के कारण ऊपर दिखाई दे रही है। ठीक है, अगर वो जहाँ मछली है वहाँ लगाएगा निशाना तो मछली मरेगी नहीं, क्योंकि मछली नीचे थी रियलिटी में। अब अपवर्तन के कारण मछली ऊपर दिखाई दे रही थी। समझ में आ गया बच्चों? चलिए 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, एक सेकंड बच्चों, कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कलर अच्छा रहता है आपको। ठीक है, देखिएगा अगला प्रश्न है कि मधुमेह से आप क्या समझते हैं। ठीक है, मधुमेह से आप क्या समझते हैं, उत्तर सुनिएगा। जब हमारे शरीर के पैंक्रियाज में इंसुलिन का पहुंचना कम हो जाता है तो खून में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। ठीक है, एक बार फिर से आई रिपीट अगेन, हमारे शरीर में पैंक्रियाज में इंसुलिन का जब पहुंचना कम हो जाता है तो हमारे शरीर में खून ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। इस स्थिति को मधुमेह या डायबिटीज कहा जाता है, या फिर बिहार में किस लोकल लैंग्वेज में बोले तो चीनी रोग बोला, चिनिया रोग। ठीक है, और इसको अगर स्टूडेंट लैंग्वेज बोला जाए तो डायबिटीज पेशेंट या मधुमेह। ठीक है, और इसी इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है बच्चों। ठीक है, जो कि पाचक ग्रंथि द्वारा बनता है। इसका कार्य शरीर के अंदर भोजन को एनर्जी में, एक एनर्जी ऊर्जा में बदलना का होता है, और यही वो हार्मोन होता है जो हमारे शरीर में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है। और जब ये बिगड़ जाता है तो हमारा शुगर अनकंट्रोल हो जाता है, जिसे हम लोग डायबिटीज पेशेंट कह सकते हैं। और मधुमेह का जो रोग है उसे हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं, तो इंसुलिन का इंजेक्शन लगाकर कंट्रोल कर सकते हैं। उसे पूरी तरह से ठीक तो नहीं किया जा सकता, बट उसको कुछ समय के लिए रोका जरूर जा सकता है बच्चे। ठीक है, ठीक है, चलिए 10 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चे। ठीक है, दो पादप हार्मोन का नाम लिखे, उनके एक एक कार्य लिखे। बच्चे सारे प्रश्न जो है आप इसकी बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भरोसा नहीं बिहार बोर्ड का, कौन सा क्वेश्चन कब कहाँ से गिरा दे कोई अता पता नहीं है। क्या पता ये जो मैं प्रश्न 10 करवा रहा हूँ यही प्रश्न 2 नंबर वाले सब्जेक्टिव प्रश्न में आ जाए आपके। ठीक है, तो इसलिए ये प्रश्न को पढ़ना बहुत जरूरी है। दो पादप हार्मोन का नाम लिखिए, उनके एक एक कार्य लिखिए। देखिए, दो पादप हार्मोन, पादप मतलब होता है पौधे के हार्मोन का, तो एक बोल दो आप ऑक्सिन, दूसरा बोल दो जिब्रेलिन। अब इनके काम क्या है? ऑक्सिन का काम सुनिएगा, ये पुष्पों को बनने में, पत्तियों को गिरने और बीजों को अंकुरण को प्रभावित करता है। ठीक है, ध्यान रखना, ऑक्सिन क्या करता है? पत्तियों को गिरने में, बीजों को जर्मिनेशन यानी अंकुरण होने से और प्रभावित करता है। और जिब्रेलिन का कार्य सुनिएगा, ये बीजों को सुषुप्त अवस्था को तोड़ता है, ये फूलों को खिलने और बीज को अंकुरण में भी प्रभावित करता है। ठीक है, ये होता है जिब्रेलिन का कारण। ठीक है, आप इसे भी उतार लें, और नोट्स इसका चाहिए तो इस नंबर पर फटाफट मैसेज कर दें। ठीक है बच्चों, अगला अगला देखिएगा 11 नंबर प्रश्न बच्चे। 11 नंबर प्रश्न क्या है बच्चे कि गर्भ निरोधक युक्ति अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, गर्भ निरोधक मतलब मैं एक बात बता दूं, गर्भ को रोकना यानी होने वाले शिशु को रोकने की प्रक्रिया को गर्भ निरोधक बोलते हैं। जो शिशु को रोका जा सके उसे गर्भ निरोधक बोलते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए अब प्रश्न है, समझ गए, अब इसका उत्तर भी समझिए। गर्भ निरोधक युक्ति मुख्य रूप से गर्भ रोकने के लिए ही अपनाई जाती है। मैंने शुरू में बताया था गर्भ निरोधक की युक्ति, युक्ति मतलब होता है कि बच्चे तरीके। ठीक है, मुख्य रूप से गर्भ निरोधक को रोकने के लिए ही अपनाई जाती है। इनसे बच्चे की आयु में अंतर बढ़ाने में भी सहयोग लिया जा सकता है, या फिर अनचाहे गर्भ से भी बच्चे बचा जा सकता है। ठीक है, अच्छा, ये गर्भ निरोधक की युक्ति कौन कौन सी है? तो कंडम का प्रयोग में यौन संबंधी कुछ रोगों के संक्रमण से भी बचा जा सकता है। देखिए, ये जो कंडम है इसका जब प्रयोग करिएगा ना तो जो अनचाहे गर्भ का खतरा से भी आप बच सकते हैं। ठीक है, और दूसरा, किसी खतरनाक बीमारी से भी आप बच सकते हैं, जैसे HIV एड्स हो गया। ठीक है, या फिर और भी कई प्रकार के रोग हो गए जिसे आप इसका प्रयोग कर आप बच सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे गर्भ निरोधक मतलब गर्भ को रोकने की प्रक्रिया को ही गर्भ निरोधक बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या है प्यारे विद्यार्थी। 12 नंबर प्रश्न सुनिएगा, एक कोशिका एवं बहु कोशिकीय जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है। आंसर सुनिएगा, एक कोशिका प्रायः द्विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन, बहुखंडन आदि विधियों से जनन करते हैं। उनमें केवल एक ही कोशिका होती है। वे सरलता से कोशिका विभाजन के द्वारा तेजी से जनन कर सकते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में जनन क्रिया जटिल होती है और वह मुख्य रूप से लैंगिक जनन क्रिया हुई होती है।
एक कोशिकीय बहुकोशिकीय। देखिए सबसे पहले एक बात बताए, अगर ऐसे प्रश्न आपको याद नहीं होते ना तो प्रश्न को समझिए, प्रश्न क्या बोलता है समझिए। सबसे पहले एक कोशिका और बहुकोशिका, जरा आप बताइए तो एक कोशिका जीव किसे कहते हैं और बहुकोशिका जीव किसे कहते हैं? नहीं पता ना। देखिए एक कोशिका जिसमें एक कोशिका हो, बहुकोशिका जो बहुत सारे कोशिका से बना हुआ जीव हो। एक कोशिका जीव का नाम बताइए तो बच्चे, जैसे पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, ठीक है। बहुकोशिका मतलब हम इंसान हो गए, सीधा सीधी अगर अपना एग्जाम्पल ले तो बहुत अच्छा रहेगा। हम इंसान बहुकोशिका हो गए, जानवर हो गया, पेड़, कुछ पौधे भी ऐसे हैं जो बहुत सारे कोशिका के बने होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो जीवों की जो जनन पद्धति होती है, यानी कि रिप्रोडक्शन सिस्टम जो होता है, उसमें जो डिफरेंट होता है वो क्या होता है वो आपको समझना है। तो आंसर मैंने बताया क्या, एक कोशिका प्राय विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन, बहुखंडन आदि विधियों से जनन करते हैं। उनमें केवल एक ही कोशिका होती है, वे सरलता से कोशिका विभाजन द्वारा तेजी से जनन कर सकते हैं, और बहुकोशिकीय जीवों में जनन क्रिया जटिल होती है, ठीक है। और वो मुख्य रूप से लैंगिक जनन क्रिया ही होती है। देखिए अब मैं आपको समझाऊं बच्चों, जैसे देखिए समझने का प्रयत्न कीजिएगा। एक कोशिके में क्या बोला, विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन, बहुखंडन से जनन करता है। जैसे मान लीजिए एक कोशिका जीव, जैसे मान लीजिए प्यारे विद्यार्थी ये क्या है, ये एक अमीबा है। क्या है? अमीबा। अब ये कैसे जनन करेगा, तो ये अपने इस एक अंग का बच्चों विखंडन कर देगा। क्या कर देगा? विखंडन। विखंडन करके एक अलग अलग भागों में बांट देगा। अब ये अलग होकर ये मान लीजिए यहाँ चला गया, तो ये एक दूसरा अमीबा बन गया। ये पहले से एक अमीबा थी, ये अमीबा हो गया जनन, मतलब अपने शरीरों को विभाजित कर देगा। इसी तरीके से बहुखंडन कर करके वो एक अपने जनन करता है। और अगर बात करें बहुकोशिके, तो बहुकोशिके ऐसे कभी नहीं करता। बहुकोशिके जो एक जटिल प्रक्रिया द्वारा जनन करता है, ठीक है। ये लैंगिक जनन करता है। लैंगिक का मतलब जानते हैं बच्चे, अपने से विपरीत लिंग वाले के साथ संबंध बनाकर वो जनन की प्रक्रिया करता है, ठीक है। यानी कि कैसे, जैसे कहने का मतलब नर और मादा का होना आवश्यक है, ठीक है। इस प्रकार से वो जनन की उत्पत्ति करता है। तो आई थिंक आप ये प्रश्न भी समझ गए होंगे, ठीक है बच्चों। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिएगा, ऋतु स्त्राव क्यों होते हैं? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी वीवी लगा सकते हैं, वीवीआई, क्योंकि ये प्रश्न आपको एग्जाम में एक दो बार कई दूसरे तरीके से पूछ दिया गया है, ठीक है। तो मैं आपको इस प्रश्न को समझाने का प्रयत्न करता हूँ प्यारे विद्यार्थीगण। देखिए बच्चे, ऋतुस्राव का मतलब क्या होता है, मैं समझाने का प्रयत्न करता हूँ। देखिए यदि नारी शरीर में निषेचन नहीं हो, निषेचन मतलब समझे बच्चे, फर्टिलाइजेशन। देखिए निषेचन किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए निषेचन क्या है कि पुरुष के शुक्राणु और महिला के अंडाणु के मिलने की प्रक्रिया को निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। आपके प्रश्न यहाँ से ये भी बन सकता है कि महिला में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो आप बोल सकते हैं फॉलोपियन ट्यूब में, ठीक है, फॉलोपियन नलिका में होती है। आप यहाँ से ये भी समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं अपने प्रश्न पे। प्रश्न है ऋतुस्राव क्यों होता है? आपसे क्या होता है, नहीं क्यों होता है पूछा है, ठीक है। आपको ये समझना है क्यों होता है। देखिए यदि नारी के शरीर में निषेचन नहीं हो, ठीक है, तो अंड कोशिका लगभग 1 दिन तक जीवित रहती है, ठीक है बच्चों। कितने दिन तक? 1 दिन तक जीवित रहती है बच्चे। अंडाशय हर महीने एक अंड का मोचन करता है। अंडाशय जो है वो हर महीने एक अंड का मोचन करता है, और निषेचित अंड की प्राप्ति हेतु गर्भाशय में हर महीने तैयार करता है। जो भी निषेचन होने वाले अंडाणु है ना, वो हर महीने को वो प्रिपेयर कर देता है, ठीक है। इसलिए इसकी अंतभित्ति मांसल एवं स्पॉन्जी हो जाती है। यह अंड के निषेचन होने की अवस्था में उसके पोषण के लिए आवश्यक है। लेकिन निषेचन अगर मान लो कि बच्चों निषेचन ना होने की अवस्था में इस परत की भी आवश्यकता नहीं रह जाती है, और यह परत जो है धीरे धीरे टूट कर योनि मार्ग से रुधिर मतलब बच्चों ब्लड, ठीक है, ब्लड या म्यूकस के रूप में बाहर निकल जाती है। और इस वक्र में लगभग मतलब इस चक्र में लगभग 1 मास का समय लगता है। इसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। इसकी अवधि जो है लगभग 2 से 8 दिन की होती है, ठीक है। तो आई थिंक आप सभी विद्यार्थी समझ गए होंगे कि ऋतुस्राव क्यों होता है, ठीक है बच्चे। मैं आपको एक बार फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयत्न करूंगा। जैसे मान लीजिए बच्चे, जैसे एक सेकंड बच्चों, जैसे जो है ये जो होता है इस टाइप से मान लो बच्चे, ठीक है, इस टाइप से एक सेकंड बच्चे,
ये मान लो, ठीक है, इस तरह से एक गर्भाशय रहता है। तो देखिए ये जो पहले हर मंथ बच्चे लेडीज जो बच्चों का महिलाओं का जो होता है वो अंडाणु एक बार एक मंथ इस महीने से बनेगा और फिर दूसरे मंथ इस महीने से बनेगा, ठीक है। तो हर महीने वो लोग चेंज होता है, ठीक है, उनका चेंज होता है। तो अब अगर मान लीजिए कि जनवरी मंथ में यहाँ से बन रहा है तो फरवरी मंथ में यहाँ से बनेगा, फरवरी में यहाँ से बना तो मार्च में यहाँ से बनेगा। क्या होता है कि जब ये अंडाणु जब परिपक्व होते हैं तो जब इनका परिपक्व होने का समय आता है तो ये यहाँ से नीचे की ओर आने लगते हैं, ठीक है, टूट टूट कर नीचे आने लगते हैं। अगर जब इस रास्ते में इनको शुक्राणु जो है मिल गया, ठीक है, तो उससे अभिक्रिया कर ये वापस चले आते हैं और वहाँ पर निषेचन बनने की प्रक्रिया चालू हो जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न अब उठता है कि आगे की प्रक्रिया क्या। तो आगे की प्रक्रिया, अगर अंडाणु अगर इसको निषेचित कर ले शुक्राणु के साथ तो बच्चे का निर्माण हो सकता है। अगर मान लिया जाए बच्चे कि अगर शुक्राणु का निर्माण ना हो तो क्या हो, शुक्राणु मतलब शुक्राणु इससे ना मिले तो बच्चे देखिए ये जो अंडाणु ये टूट टूट कर वापिस आने लगता है और ये रुधिर के रूप में बदल जाता है, मतलब ब्लड के रूप में बदल जाता है, ठीक है, और या फिर म्यूकस के रूप में, ब्लड और म्यूकस दोनों के रूप में बदल कर ये वो बाहर आने लगता है और इसी को हम ऋतु स्त्राव या रजोधर्म के रूप में जानते हैं, ठीक है। आई थिंक कि आपने ये प्रश्न को समझ लिया होगा बच्चे, ठीक है। चलिए 14 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14वां नंबर प्रश्न बच्चे, मुकूलन क्या है? मुकूलन क्या है? उत्तर सुनिएगा। शरीर पर एक ऊर्ध्वर संरचना बनती है जिसे मुकूलन कहते हैं। क्या बनती है? एक ऊर्ध्वर संरचना बनती है जिसे मुकूलन कहते हैं। शरीर का केंद्रक दो भागों में विभक्त हो जाता है और उनमें से एक केंद्रक मुकूलन पैतृक जीव से अलग होकर वृद्धि करता है और पूर्ण विकसित जीव बन जाता है, जैसे ईस्ट हाइड्रा तथा ल्यूकोस्लोनिया स्पंज आदि, ठीक है। ये था मुकूलन। अगला प्रश्न देखिएगा बच्चे। प्रश्न है कि एक लिंगी और द्विलिंगी जीव की परिभाषा एक दें और एक एक करके उदाहरण के साथ दीजिए, ठीक है। देखिए उत्तर सुनिएगा। एक लिंगी जीव जिससे जीव में नर और मादा अलग अलग होते हैं उसे एक लिंगी जीव कहते हैं, ठीक है। नर और मादा अलग अलग होते हैं उसे एक लिंगी जीव कहते हैं। उदाहरण मनुष्य, ठीक है। दूसरा सुनिएगा। द्विलिंगी जीव ऐसे जीव जिसमें नर और मादा दोनों उपस्थित होते हैं, नर भी वही और मादा भी वही, उसे द्विलिंगी जीव कहते हैं। उदाहरण केचुआ, ठीक है। तो ये था 15 नंबर प्रश्न और ये था आज का लास्ट का आखिरी प्रश्न। अब मैंने इस वीडियो को समाप्त किया। अगर आपको रिवीजन के लिए इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको इस नंबर पे मैसेज करना होगा कि सर हमें 10 क्लास के ग्रुप में जोड़ दीजिए बच्चे, वहाँ पे जोड़ देंगे। आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ दिया जा रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और कई सारे बच्चे जुड़ चुके हैं बच्चे, तो आप भी जुड़ के लाभ उठाएं और अपने भाइयों बहनों के बीच जाके शेयर कीजिए। तो बच्चे ये था आज का सेशन। उम्मीद है बच्चे कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा बच्चे, ठीक है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप अपने सभी भाइयों बहनों के बीच शेयर करिएंगे। और बच्चे आपसे हाथ जोड़ के विनती है बच्चे कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले बच्चे, ठीक है। मिलते हैं अगले स्टडी के वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।